बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एंडोक्राइन नर्सिंग यानी एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ द एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2। और उसके अंदर हम पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे। पार्ट 1 को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर पार्ट 2 के अंदर कौन कौन से डिजीज़। सबसे पहले है थायराइड स्टोम। थायराइड स्टोम क्या होता है? सीवियर एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, यानी जब हाइपरथायराइडिज्म की सीवियर एक्यूट कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है, यानी सीवियर हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, एक ज़्यादा अमाउंट में T3 एंड T4 हार्मोन की प्रोडक्शन हो जाती है। ब्लड के अंदर एक्सेसिव एलिवेटेड लेवल ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन और उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं कि ये दिस इज़ थायराइड स्टोम। एक्सेसिव रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, इसके अंदर क्या होता है कि थायराइड हार्मोन अपने नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। काजेज इसके क्या है? थायरोइडेक्टमी है, जब हम थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं तो उसके अंदर फॉलिकुलर सेल डैमेज हो जाते हैं और उसके अंदर T3 एंड T4 हार्मोन होते हैं तो वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस और इलनेस, इसके अलावा ट्रॉमा, इन्फेक्शन स्पेशली वायरल थायरोडाइटिस, अब्रप्टली स्टॉपिंग ट्रीटमेंट फॉर हाइपरथायराइडिज्म। जब पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट मेडिसिन पे होगा और हम सडनली उसको स्टॉप कर देंगे तो वो पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म डेवलप कर जाएगा, तो उसको भी हम कहते हैं कि ये थायराइड स्टोम है, यानी एक अंडरलाइंग काज बन सकते हैं। थायराइड स्टोम के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं कि पेशेंट को टिकेकार्डिया, हार्ट रेट उसका इंक्रीज़ हो जाते हैं, हीट इंटॉलरेंस या फीवर होता है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इनके इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा कंजस्टिव हार्ट फेलियर में चले जाते हैं, ट्रिमर पड़ जाते हैं इनको, डायरिया होता है। इसके अलावा नोज़िया एंड वॉमिटिंग, हाइपर एक्टिविटी, इनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा एंजाइटी और एजिटेशन मीन थकावट के शिकार होते हैं। इसके अलावा कन्फ्यूजन, सीजर इन सम टाइम ये कोमा में चले जाते हैं। तो ये क्या है? क्लिनिकल साइंस। अब बात करते हैं ग्वाइटर की। ग्वाइटर क्या है? इस एबनॉर्मली लार्ज थायराइड ग्लैंड की, जब एबनॉर्मली थायराइड ग्लैंड की इन्लार्जमेंट हो जाती है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, उसको हम कहते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर में भी एसोसिएटेड, अब जब भी ग्वाइटर होता है तो उसके साथ या तो हाइपरथायराइडिज्म होता है या हाइपोथायराइडिज्म होता है या यूथायराइडिज्म होता है। इसके जब भी थायराइड ग्लैंड की इन्लार्जमेंट होगी उसको हम ग्वाइटर कहते हैं। अब अगर साइज इनलार्ज हो आए तो या तो हार्मोन ज़्यादा बनेंगे, हम कहेंगे हाइपरथायराइडिज्म एसोसिएटेड है, या हम कहेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म एसोसिएटेड में मींस के ग्लैंड इनलार्ज है लेकिन हार्मोन कम बन रहे, या हम कहेंगे कि ग्लैंड्स इनलार्ज हैं लेकिन उसके साथ जो T3 एंड T4 हार्मोन की मकदार है वो नॉर्मल है, तो उसको हम यूथायराइडिज्म स्टेट कहते हैं। Goiter develop either because the whole gland is swollen or the gland has multiple growth or nodules on it. Goiter तब डेवलप हो जाते हैं जब होल ग्लैंड्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, होल ग्लैंड इनलार्ज हो जाते हैं, या ग्लैंड्स के अंदर मल्टीपल ग्रोथ हो जाती है, मल्टीपल नोडुल्स या मल्टीपल फोलिकुलर्स जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है उसके अंदर नॉर्मल ग्रोथ हो जाते हैं, तो उसका ओवरऑल इफेक्ट होता है कि थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्वाइटर। क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोनल लेवल के, हार्मोन के लेवल क्या है उस बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। दो में हम डिवाइड करते हैं, ग्वाइटर नॉन टॉक्सिक और ग्वाइटर टॉक्सिक। अब जो ग्वाइटर नॉन टॉक्सिक है इसके अंदर थायराइड ग्लैंड का साइज इनलार्ज हो जाता है लेकिन थायराइड हार्मोन नॉर्मल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर। अब जो ग्वाइटर टॉक्सिक जिसको हम कहते हैं उसके अंदर थायराइड ग्लैंड का साइज इनलार्ज हो जाते हैं लेकिन T3 एंड T4 हार्मोन की मकदार बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज टॉक्सिक ऑन ग्वाइटर विच काज हाइपरथायराइडिज्म। क्लासिफिकेशन फॉर ग्वाइटर बेस्ड ऑन इनलार्जमेंट इंक्लूड। अब अगर हम ग्वाइटर की इनलार्जमेंट की बात करते हैं उस बेस पे अगर हम ग्वाइटर को क्लासिफाइड करते हैं, तो अगर होल ग्लैंड्स के अंदर इनलार्जमेंट हुई है तो उसको हम सिंपल या डिफ्यूज ग्वाइटर कहते हैं, जब इंटायर थायराइड ग्लैंड स्विल हो जाते हैं और सम टाइम वो ऐसे हम जब पल्पेट कर रहे होते हैं तो हमें स्मूथ फील हो रहा होता है जब हम टच कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिंपल और डिफ्यूज ग्वाइटर। नोडुलर ग्वाइटर के अंदर क्या होता है कि एक सॉलिड या फ्लूइड फिल लम्प्स होते हैं, लम्प्स हम कहते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ को, या नोडुल्स के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाते हैं। जैसे मिडल वाले पिक्चर के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि सिंगल नोडुल्स हैं
लेकिन उसके अंदर इनलार्जमेंट हुई है तो उसने थायराइड ग्लैंड को इनलार्ज किया है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं नोडुलर ग्वाइटर। मल्टीपल नोडुलर ग्वाइटर के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल नोडुल्स है जो साइड पे पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर मल्टीपल नोडुल या मल्टीपल लम्स के अंदर एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हुई है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का साइज इनलार्ज हुआ है, जिसको हम कहते हैं मल्टी नोडुलर ग्वाइटर, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल नोडुल्स प्रेजेंट है। वाइल नोडुलर ग्वाइटर के अंदर क्या होता है, एक नोडल इनलार्ज हो जाते हैं, वाइल जो सिंपल एंड डिफ्यूज ग्वाइटर है उसके अंदर ओवरऑल थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है। इस पिक्चर के अंदर आप लोग देखो एनलार्ज ग्वाइटर जो टॉप पे नज़र आ रहे हैं, सही है। इसके अलावा नॉर्मल जो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन है, स्ट्रक्चर है, पोजीशन है, वो शो की गई है। और सेकंड पिक्चर में एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, जब थायराइड ग्लैंड की साइज एनलार्ज हो जाती है। पैराथायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर की अब बात करते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड तादाद में 4 होते हैं और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट यानी पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होते हैं ऑफ द थायराइड ग्लैंड। द पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं ये 4 छोटे ग्लैंड्स होते हैं और ये बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड ये लोकेटेड होते हैं। इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन बनाते हैं, पैराथायराइड हार्मोन यानी पीटीएच हार्मोन। जो मेन फंक्शन है पैराथायराइड ग्लैंड के, उसका काम होता है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। इसके अलावा कैल्शियम की लेवल जब मेंटेन होता है तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए और मस्कुलर सिस्टम के फंक्शन के लिए। अगर हमें नर्वस सिस्टम और मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन नॉर्मल चाहिए तो उसके लिए मस्ट है कि हम कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखें, और कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखने वाले हार्मोन है वन ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड हार्मोन यानी पीटीएच हार्मोन। फंक्शन क्या है पैराथायराइड हार्मोन के, तो पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हो जाते हैं और ये ब्लड के अंदर क्या करते हैं, कैल्शियम की मकदार को बढ़ाते हैं जब कैल्शियम का मकदार कम होता है। रेगुलेट कैल्शियम एंड फास्फेट ब्लड लेवल, कैल्शियम और फास्फेट की मकदार को ये मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा कैल्शियम के लेवल कैसे ये बढ़ा रहा होता है, ये बोन्स के ऊपर इसका एक्शन होता है, किडनी के ऊपर और जीआई सिस्टम के ऊपर। अब बोन के अंदर ये क्या करते हैं पैराथायराइड हार्मोन के, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ बोन, बोन के ब्रेक डाउन हो जाती है। मीन के बोन के अंदर रिजॉर्प्शन वाला प्रोसेस होता है। रिजॉर्प्शन उस प्रोसेस को हम कहते हैं जब कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट वगैरह बोन में से बाहर आ रहे होते हैं तो कैल्शियम ब्लड में आ जाता है। सेकंड नंबर किडनी के ऊपर इसके 2 एक्शन होते हैं, एक तो ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, ब्लड के अंदर कैल्शियम वहाँ से भी इंक्रीज हो जाते हैं, और सेकंड नंबर पे ये विटामिन डी की एक्टिवेशन में हेल्प कर रहा होते हैं, यानी इनएक्टिव विटामिन डी को कन्वर्ट करते हैं एक्टिव विटामिन डी में। अब एक्टिव विटामिन डी का रोल क्या होता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए जब हम खुराक के अंदर कैल्शियम ले लेते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है और एक्टिव विटामिन डी उसके लिए मस्ट होता है। तो किडनी के अंदर ये कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन प्लस एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। जीआई सिस्टम के अंदर ये क्या कर रहा होता है, जब किडनी को ये ऑर्डर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेटेड या एक्टिव विटामिन डी बनाओ, और जितना ज़्यादा एक्टिव विटामिन डी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम की उतनी ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगी जो हम खुराक में खाते हैं। इसके अलावा पीटीएच रेगुलेट कर रहा होता है फास्फेट लेवल को बाय इनहिबिटिंग द किडनी फ्रॉम रीएब्जॉर्बिंग फास्फेट, क्योंकि बोन में से फास्फेट बाहर आ रहा होता है, लेकिन ये पैराथायराइड हार्मोन किडनी को ऑर्डर दे देता है कि फास्फेट की रीएब्जॉर्प्शन नहीं करवाओ और उसको यूरिन में एक्सक्रीट आउट करवा दो। तो इसलिए जब भी पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रेशन हो जाती है तो ये कैल्शियम की मकदार को बढ़ा देते हैं, वाइल फास्फेट की मकदार को ये नॉर्मल इस लिहाज से रखते हैं कि कैल्शियम फास्फेट तो बोन में से ब्लड के अंदर आ जाते हैं, यानी फास्फेट की मकदार इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन ये किडनी को ऑर्डर दे देते हैं कि रीएब्जॉर्प्शन स्टॉप कर दो और उसको एक्सक्रीट कर दो यूरिन के अंदर, तो फास्फेट की मकदार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास है थायराइड ग्लैंड के कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होते हैं, सी सेल या चीफ सेल जो होते हैं थायराइड ग्लैंड के, और इसका काम होता है कैल्शियम की मकदार और फास्फेट की मकदार ब्लड के अंदर मेंटेन करना। जब कैल्शियम की मकदार बढ़ जाती है तो कैल्सिटोनिन क्या करते हैं, उसको कम कर देते हैं। दिट्स मीन दैट इट्स एक्ट टू रिड्यूस कैल्शियम लेवल इन ब्लड, क्योंकि ये पैराथायराइड हार्मोन के अपोजिट काम कर रहा होता है। उसका काम होता है कैल्शियम की मकदार को बढ़ाना, जब कम होते हैं तो वो बढ़ा देते हैं, और जब इंक्रीज़ होते हैं यानी हाइपर कैल्सीमिया वाले स्टेट के अंदर कैल्सिटोनिन हार्मोन की सिक्रीशन होती है और ये कैल्शियम की मकदार को स्लो डाउन या कम कर देते हैं या नॉर्मल पे लेकर आते हैं। When calcium is low in blood,
अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इन कैल्सिटोनिन, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सबसे पहले बात करते हैं पैराथायराइड हार्मोन की। यानी जब कैल्शियम की मकदार कम होती है, जब कैल्शियम की मकदार ड्रॉप हो जाते हैं, तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या करते हैं? पीटीएच हार्मोन की सिक्रेशन कर देता है। पीटीएच हार्मोन क्या करते हैं? कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं बाय द टू मैकेनिज्म। सबसे पहले वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल, जो बोन के डिस्ट्रॉइंग वाले सेल्स होते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं कि बोन में से स्टोर कैल्शियम को बाहर निकाल दो ब्लड के अंदर, और जो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम है फ्रॉम बोन, उस वाले प्रोसेस को ये इनहिबिट कर देते हैं। मीन के ऑस्टियोब्लास्ट सेल का काम होता है बोन के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन करवाना, तो उस वाले सेल की एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर देता है। सेकंड नंबर पे जीआई सिस्टम के अंदर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा किडनी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं, वाइल किडनी के अंदर पैराथायराइड हार्मोन का एक्शन फास्फेट के ऊपर होते हैं और वो फास्फेट की एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्सिटोनिन की। जब कैल्शियम की मकदार हाई होती है यानी हाइपर कैल्सीमिया होता है ब्लड के अंदर, तो कैल्सिटोनिन रिलीज होते हैं बाय द थायराइड ग्लैंड। और कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है? लोअर डाउन द लेवल ऑफ कैल्शियम। कैल्सिटोनिन ब्लड की मकदार, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम कर देते हैं बाय द टू वेज। इसकी पैराथायराइड हार्मोन के अपोजिट है। ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल को इनहिबिट कर देते हैं। जब ऑस्टियोक्लास्ट सेल इनहिबिट हो जाएंगे तो बोन में से कैल्शियम बाहर नहीं आएगा। सेकंड नंबर, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल को एक्टिवेट करते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट सेल ब्लड में से कैल्शियम को लेते हैं और बोन के अंदर डिपॉजिट करते हैं। नेक्स्ट, इट इनहिबिट रिनल ट्यूबुलर सेलुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। किडनी को कैल्सिटोनिन ऑर्डर दे देता है कि कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन स्टॉप करवा दो और फास्फेट की भी रीएब्जॉर्प्शन स्टॉप करवा दो, अलाउइंग देम टू एक्सक्रीट इन यूरिन। और ये दोनों मिनरल्स कहाँ जाते हैं? बाय द किडनी, एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ये यूरिन के अंदर बाहर चले जाते हैं। इसके अलावा कैल्सिटोनिन विटामिन डी के जो कन्वर्जन वाला प्रोसेस है यानी एक्टिव विटामिन डी बनने नहीं देता। अब अगर बॉडी के अंदर एक्टिवेटेड विटामिन डी नहीं होगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो एक बोन से बाहर नहीं आएगा, एक किडनी से बाहर जा रहा है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर नहीं आएगा। तो ये तीन वे हैं जहाँ कैल्सिटोनिन कैल्शियम की मकदार को स्लो डाउन कर देते हैं। अब बात करते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म, यानी जब पैराथायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं। excessive secretion of parathyroid hormone by the parathyroid gland which cause hypercalcemia and hypophosphatemia। excessive hyperparathyroidism वो स्टेट होता है जिसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट होते हैं बाय द पैराथायराइड ग्लैंड, जिसकी वजह से जब भी हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा, पीटीएच हार्मोन की मकदार इंक्रीज होगी तो वो कैल्शियम की मकदार को बढ़ाते हैं, तो हमें ब्लड के अंदर हाइपर कैल्सीमिया मिलेगा। वाइल हाइपोफॉस्फेटेमिया हमें क्यों मिलता है? क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन नॉर्मली फास्फेट को यूरिन के अंदर एक्सक्रीट कर रहा होता है। अब अगर हाइपर पैराथायराइडिज्म है यानी एक्सेसिव सिक्रीशन है पीटीएच हार्मोन की, तो हमें मिलेगा हाइपोफॉस्फेटेमिया, क्योंकि फास्फेट ज़्यादा अब यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट होगा। नॉर्मल कैल्शियम की मकदार क्या है हमारे पास? 8.6 to 10 मिलीग्राम पर डीएल। अगर इससे ये इंक्रीज़ हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया। वाइल नॉर्मल फास्फेट की जो हमारे पास नॉर्मल रेंज है वो 2.7 to 4.5 mg पर डीएल है। अगर इससे कम होता है तो हम उसको कहेंगे हाइपोफॉस्फेटेमिया। वाइल अगर 4.5 से इंक्रीज़ होता है तो उसको हम हाइपरफॉस्फेटेमिया कहते हैं। काजेज़ ऑफ हाइपर पैराथायराइडिज्म के काजेज़ क्या है? हम दो काजेज़ में इसको डिवाइड करते हैं, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म यानी प्राइमरी काजेज़ और सेकेंडरी काजेज़। प्राइमरी काजेज़ हम उसको कहते हैं जब पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर मसला होता है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन पैराथायराइड ग्लैंड इटसेल्फ। अगर पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर खुद मसला है और जिसकी वजह से ज़्यादा पीटीएच हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं तो हम उसको कहेंगे कि प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है। नॉन कैंसेरियन ग्रोथ है, लेट्स सपोज के अगर पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर एडेनोमा है और उस वजह से ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ हो रहे तो उसको भी हम कहेंगे प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। या अगर हाइपरप्लेजिया ऑफ द ग्लैंड्स है, मीन्स के पैराथायराइड ग्लैंड की जो सेल्स है उसके सेल की तादाद ज़्यादा बढ़ रही है और उसकी वजह से ग्लैंड का साइज़ इनलार्ज हुआ है, तो उसको भी हम कहेंगे कि दिस इज़, अगर ये काज है तो प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा। अगर कैंसीरियस ग्रोथ है, अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है और जिसकी पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर और जिसकी वजह से हाइपर पैराथायराइडिज्म है पेशेंट को, तो उसको भी हम कहेंगे कि दिस इज़ प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, क्योंकि इसके अंदर मसला पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर होता है।
अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म हम उसको कहते हैं जब थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर कोई मसला नहीं होता है, लेकिन बॉडी के अंदर एल्सवियर ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से पीटीएच हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होती हैं और हाइपर पैराथायराइडिज्म वाला स्टेट डेवलप हो जाते हैं। हाइपोकैल्सीमिया, और जब कैल्शियम की मकदार अगर क्रोनिकली लो है तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेंगे, पीटीएच हार्मोन रिलीज़ करेंगे। विटामिन डी की जब डिफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हाइपोकैल्सीमिया होगा और हाइपोकैल्सीमिया लीड टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ पीटीएच हार्मोन। इसके अलावा क्रोनिक रीनल फेलियर, अगर पेशेंट क्रोनिक रीनल फेलियर में है तो उसके अंदर तो विटामिन डी बनेगा न कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कैल्शियम की मकदार ब्लड के अंदर कम होगी और कैल्शियम की मकदार जब कम होगी और पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर कोई एक्टिव इशू नहीं होगा तो पैराथायराइड ग्लैंड एक्सेसिव अमाउंट में पीटीएच हार्मोन बनाएंगे। क्योंकि किडनी फेलियर है फिर भी पैराथायराइड ग्लैंड कैल्शियम की मकदार को नॉर्मल रेंज में नहीं लेकर आ सकते, तो वो क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म। इफेक्ट ऑफ हाइपर पैराथायराइडिज्म ऑन द बॉडी सिस्टम। अगर हम इफ़ेक्ट की बात करते हैं जब पीटीएच हार्मोन की मकदार ज़्यादा बढ़ जाती है या हाइपर पैराथायराइडिज्म, तो बॉडी के सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले लैक ऑफ विटामिन डी, रिड्यूस इंटेस्टाइनल एब्सॉर्प्शन। अगर विटामिन डी की कमी है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से उसकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया जब होता है तो सिक्रीशन किसकी बढ़ेगी, पैराथायराइड हार्मोन की, जिसकी वजह से कैल्शियम की मकदार इंक्रीज होगा बट फास्फेट एक्सक्रीट होगा। फास्फेट की मकदार जब डिक्रीज होती है सो मिनरलाइजेशन ऑफ बोन कैन नॉट प्रोसीड नॉर्मली। अगर कंटिन्यूसली पीटीएच हार्मोन रिलीज हो रहे हैं तो वो बॉडी के अंदर हाइपोफास्फेटीमिया काज करते हैं, मीन्स के बोन के अंदर से फास्फेट निकल रहा होता है, बोन के अंदर डी मिनरलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है। अब अगर बोन में से कैल्शियम भी निकल रहे, फास्फेट भी निकल रहे, तो हमें कौन से क्लिनिकल डिजीज मिलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, पेगेट डिजीज एंड रिकेट डिजीज। साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाइपर पैराथायराइडिज्म के साइन एंड सिम्टम क्या है, बोन के अंदर फ्रैक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि बोन खोखले हो जाते हैं। कैलकुलाई फॉर्मेशन, स्टोन के फॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि कैल्शियम की मकदार अगर ज़्यादा बढ़ गया हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर तो कैल्शियम के स्टोन बन जाते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, बार बार यूरिन आना। ईसीजी के अंदर हमें चेंजेस मिलते हैं, जो क्यूटी इंटरवल होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। इसके अलावा जीआई सिस्टम के हमें प्रॉब्लम मिलती है, यानी नोज़िया एंड वॉमिटिंग, एपिगेस्ट्रिक पेन होता है पेशेंट को, और सम टाइम जो कैल्शियम की इफेक्ट है वो जीआई की एसिड को बढ़ा रहे होते हैं, तो हमें इस पेशेंट के पेप्टिक अल्सर डिजीज़ वाले क्लिनिकल साइन भी मिलते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है हाइपर पैराथायराइडिज्म के लिए, हम वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे, ईसीजी को मॉनिटर करेंगे, पेशेंट को रीनल स्टोन या स्ट्रेन यूरिन के अंदर कोई दाग धब्बे तो नहीं है, या यूरिन के अंदर कोई डिस्कलरेशन तो नहीं आ रही, और कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को हमने मॉनिटर करना है। इसके अलावा पेशेंट के इनटेक और आउटपुट और फ्लूइड स्टेटस को हमने मॉनिटर करना है। हम पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड ले ले ताकि रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन ख़त्म हो और किडनी स्टोन के फॉर्मेशन ना हो। लेकिन अगर पेशेंट हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या रीनल फेलियर के साथ है तो वहाँ पे हमने पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड के लिए भी मॉनिटर करना है, तो बहुत केयरफुली हमने फिर पेशेंट को हाइड्रेट करना है। इसके अलावा हम उसको डाइट ऐसे देंगे कि लो कैल्शियम हो और हाई फास्फेट हो, और फास्फेट इन रीनल पेशेंट, अगर रीनल पेशेंट है यानी रीनल डिजीज़ के पेशेंट है तो हमने फास्फेट के लेवल को मॉनिटर करना हो। अब बात करते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म की। जब हमारे पास पीटीएच हार्मोन की मकदार कम हो जाती है तो हाइपोपैराथायराइडिज्म ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर थायराइड हार्मोन, पीटीएच हार्मोन की मकदार कम हो जाती है। काजेज़ इसके क्या है, अगर हम थायराइड सर्जरी कर देते हैं तो उसके अंदर थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को भी साथ में हम रिमूव करते हैं, या अगर पैराथायराइड ग्लैंड की हमने सर्जरी कर दी कि पैराथायराइड ग्लैंड हमने रिमूव कर दिए तब भी पीटीएच हार्मोन नहीं बनेंगे। अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से पैराथायराइड ग्लैंड हार्मोन नहीं बना पा रहा होता है। इसके अलावा इनफिल्ट्रेटिव, अगर ऐसी स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, ऐसी डिजीज़ हुई हाई पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर जिसकी वजह से वो ग्लैंड सप्रेस हो गया और वो हार्मोन नहीं बना रहे। इसके अलावा ये फीमेलियल भी होते हैं, फैमिली के अंदर भी हाइपोपैराथायराइडिज्म रन कर रही होती है, और सम टाइम हाइपोपैराथायराइडिज्म हमारे पास आइडियोपैथिक यानी अननोन कॉज की वजह से भी होता है।
काजेज़ इसके क्या हैं? असल में जो हाइपोपैराथायराइडिज्म होते हैं इसके अंदर कैल्शियम की मकदार कम होती है, यानी हाइपोकैल्सीमिया होते हैं। तो हमें हाइपोकैल्सीमिया के साइन एंड सिम्टम इसके अंदर मिलते हैं। सबसे पहले टिटानी इसके अंदर क्या होते हैं? सीवियर मसल स्पाज़म, मसल अकड़ जाती हैं। नेक्स्ट हमें चॉकस्टिक साइन मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि फेशियल मसल के अंदर कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल आफ्टर टिपिंग फेशियल नर्व। जब हम फेशियल नर्व्स को हल्का सा सॉफ्टली टच कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं? फेस के मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें मिलता है ट्रोजो साइन, इंडक्शन ऑफ कार्पल पेडल स्पाजम। इसके अंदर क्या होता है कि हमें कार्पल पेडल स्पाजम मिलता है मसल के अंदर। इसके अलावा फिंगर टिप्स और पेरी ओरल यानी ओरल के कोक्यूबिटी के अराउंड में हमें पेरास्थीजिया यानी टिंगलिंग सेंसेशन हमें मिलती हैं। और प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल और ईसीजी के जब हम करते हैं तो हमें क्यूटी इंटरवल इसके अंदर प्रोलॉन्ग मिलता है। हाइपोपैराथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है कि इनफ पीटीएच हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते, कम हार्मोन रिलीज़ होते थायराइड ग्लैंड से, जिसकी वजह से किडनी और बोन रिलीज़ कर रहे होते पैराथायराइड ग्लैंड टू कॉज द किडनी एंड बोन टू रिलीज आर एब्जॉर्ब कैल्शियम, सो कैल्शियम लेवल फॉल। जब भी हाइपोपैराथायराइडिज्म होता है तो पीटीएच के हार्मोन कम हो जाती है। जब पीटीएच के हार्मोन कम होगी तो बोन और किडनी में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और बोन में से कैल्शियम बाहर नहीं आएगा, तो कैल्शियम की मकदार क्या होगी? कम होगी। द पेशेंट विल एक्सपीरियंस, पेशेंट के अंदर हमें कौन से क्लिनिकल साइन मिलते हैं? यानी हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटेमिया हमें मिलते हैं। हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया हम उस कंडीशन को कहते हैं जिसके अंदर कैल्शियम की मकदार कम होती है। अब कैल्शियम का मेन रोल क्या होता है कि वो मसल और नर्व कंडक्शन और बोन के हेल्थ यानी बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ये उसका मेन रोल होता है। इसके अलावा विटामिन डी का क्या रोल होता है कि वो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। हाइपर फास्फेटेमिया हम उसको कहते हैं जब फास्फेट का मकदार इंक्रीज़ हो जाता है। फास्फेट भी नॉर्मली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है बोन के हेल्थ यानी बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मसल और न्यूरॉन के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फास्फेट के अमाउंट ब्लड के अंदर कौन मेंटेन कर रहा होता है? किडनी। काजेज़ ऑफ हाइपोपैराथायराइडिज्म, काजेज़ क्या हैं? अगर हम डिस्ट्रॉय करें या मैनिपुलेशन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड को अगर हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी अगर सर्जरी से हम उसको रिमूव कर देते हैं, तो फिर हमारे पास हाइपोपैराथायराइडिज्म डेवलप होगा। हाइपोमैग्नीसीमिया, अगर मैग्नीशियम की मकदार कम होगी तो पेशेंट क्या डेवलप करेगा? हाइपोपैराथायराइडिज्म। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ काज है और बॉडी इज़ रेजिस्टेंट टू पीटीएच, या पीटीएच के हार्मोन बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन जो उसके टारगेट सेल्स है वो प्रॉपर्ली पैराथायराइड हार्मोन को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है, तो पेशेंट क्या करेगा? हाइपोपैराथायराइडिज्म डेवलप कर जाएगा। साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं तो साइन एंड सिम्टम, रिमेंबर पीटीएच पर पैराथायराइड हार्मोन टू हेल्प यू रिमेंबर साइन एंड सिम्टम, यानी पी से पैरास्थीजिया, टिंगलिंग सेंसेशन इसके अंदर मिलते हैं और पॉजिटिव ट्रोजोस साइन और चॉकस्टिक साइन हमें मिलता है क्योंकि ये हाइपोकैल्सीमिया के क्लिनिकल साइन है। इसके अलावा सीवियर हाइपोकैल्सीमिया हो जाते हैं तो हमें टिटानी भी मिलते हैं ड्यू टू लो कैल्शियम एंड हाई फास्फेट की वजह से। इनवोलेंट्री जो मसल्स होते हैं उसके अंदर क्रैम्पिंग और कंट्रैक्शन आ जाते हैं, ब्रोंकाई के अंदर स्पाजम हो जाते हैं, लेरिंग्स के अंदर स्पाजम हो जाते हैं, हैंड पिट के अंदर स्पाजम हो जाते हैं, पेशेंट सीजर डेवलप कर जाते हैं और ईसीजी के अंदर हमें चेंजेस मिलते हैं। और इसके अलावा पैराथायराइडिज्म के अंदर हमें हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया मिलता है। तो दीज आर द क्लिनिकल साइन ऑफ हाइपोपैराथायराइड। पॉजिटिव चॉक साइन क्या है कि जब हम प्लेस ब्लड प्रेशर कम अराउंड आर्म इन इनप्लेट प्रेशर ग्रेटर देन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी पेशेंट का जितना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा उससे हम एयर ज़्यादा फिल कर देंगे और बीपी कप के अंदर। होल्ड फॉर 3 मिनट्स, 3 मिनट तक के लिए हम उससे एयर को रिलीज़ नहीं करेंगे यानी डिप्लेट नहीं करेंगे बीपी ऑपरेटर्स को। पॉजिटिव अगर साइन होगा तो हैंड डाउन इन इज अ थंब, रिस्ट एंड मेटाकार्पलेंजर जॉइंट फ्लेक्स बट फिंगर एक्सटेंडेड, फिंगर पेशेंट के क्या होंगे? वो एक्सटेंडेड होंगे। इसके अलावा जो टम्ब होगा और हैंड वो मुड़ जाएंगे इस तरह, और एमसीपी जो जॉइंट है मेटाकार्पलेंजर जो जॉइंट है वो फ्लेक्स हो जाएंगे। तो इस पिक्चर के अंदर बिल्कुल हमें फ्लेक्स नज़र आ रहा होते हैं और जो उसके फिंगर है वो एक्सटेंडेड है, तो इसको हम कहते हैं ट्रोजोस। नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म के पेशेंट के लिए कि हम कैल्शियम की मकदार को मॉनिटर करते हैं, फास्फेट की मकदार को मॉनिटर करते हैं, एयरवे को हमने देखने हैं क्योंकि अगर पेशेंट सीवियर हाइपोकैल्सीमिया में है तो वो ब्रोंकोस्पेज़म लेरिंजियोस्पेज़म की वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में जा सकते हैं। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट हैव
ट्रेचकेट ऑक्सीजन सक्शन एट बेड साइड। अगर पेशेंट सीवियर हाइपोकैल्सीमिया में है, अगर उसको सीजर या टिटानी यानी ब्रोंको एंड लेरेंजोस्पाज्म में जाने के चांसेस हो, तो हमने बेड साइड पे ऑक्सीजन किट, इसके अलावा इमरजेंसी और सक्शन मशीन को रेडी रखना। इसके अलावा हमने उसके डाइट का ख्याल रखना है जिसके अंदर हाई कैल्शियम हो, और हाई कैल्शियम वाले डाइट हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, और ऐसे डाइट हम उसको देंगे जिसके अंदर फास्फेट कम हो, यानी अर्गन मीट, सॉफ्ट ड्रिंक और एग वगैरह। स्टे अलर्ट फॉर माइनर मसल ट्विस्टिंग स्पेशली इन द हैंड एंड फॉर साइन ऑफ लेरिंजोस्पाज्म, रेस्पिरेटरी स्टाइडर एंड डिस्पेजिया। दीज इफेक्ट में सिग्नल टू ऑनसेट ऑफ टिटानी। अगर पेशेंट को लेरिंजोस्पेज्म में जाने के चांसेस हो और उसको ट्रिमर पड़ जाते हैं हैंड्स के अंदर, तो इट्स मीन कि ये लेरिंजोस्पाज्म। इसके अलावा रेस्पिरेटरी स्टाइडर और डिस्पेजिया मीन के डिफिकल्टी इन स्वॉलोविंग, यानी ब्रोंकोस्पाज्म। इसके अलावा एसोफेगस के अंदर इसके स्पाज्म आ जाता है और लेरिंजोस्पाज्म इसको हो सकता है। अगर इनिशियली पेशेंट के हैंड्स के अंदर ट्रिमर पड़ते हैं तो ये एक वार्निंग सिग्नल है कि टिटनी के जो ऑनसेट है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट। आईवी कैल्शियम हम देते हैं क्योंकि पेशेंट कैल्शियम का मकदार कम होता है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन। इसके प्रोटोकॉल क्या है कि ये हम स्लोली दे रहे होते एज़ पर ऑर्डर, और स्पेशली कार्डिक मोनिटर वॉच कर रहे होते क्योंकि पेशेंट समटाइम एरिथमियाज डेवलप कर जाते हैं। इसके अलावा असिस्ट फॉर इन्फिल्ट्रेशन आर प्लेबाइटस बिकॉज इट कैन कास्ट टिश्यू स्लकिंग बेस्ट टू गिव वे सेंट्रल लाइन। ज़्यादा अगर ये हम आईवी के थ्रू दे रहे होते हैं तो वहाँ पे प्लेबाइटस काज हो सकता है। इसके अलावा टिश्यू डैमेज हो सकते हैं इससे लोकल। तो सबसे बेस्ट ये होगा कि हम अगर पेशेंट को सेंट्रल लाइन है तो हम थ्रू सेंट्रल लाइन देते। आल्सो वाच ए पेशेंट इज़ ऑन डिजोक्सिन। अगर पेशेंट डिजोक्सिन के ऊपर है, ये मेडिसिन ले रहे, तो उस पेशेंट को हमने डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी के लिए भी वॉच करना। इसके अलावा हम ओरल कैल्शियम और विद विटामिन डी ये वाली डाइट हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप ओरल कैल्शियम या ओरल विटामिन डी ले लो, सप्लीमेंट ले लो या नेचुरल ले लो। फास्फेट बाइंडर, समटाइम पेशेंट को हम ऐसी मेडिसिन एडवाइस कर रहे होते हैं कि वो फास्फेट बाइंडर होते हैं ऑर्डर टू इंक्रीज एक्सक्रीशन, जिसकी वजह से वो फास्फेट के साथ बाइंड हो जाते हैं जीआई सिस्टम के अंदर और स्टूल के अंदर उसकी एक्सक्रीशन होती है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम कार्बोनेट जिलोसिल के नाम से आता है, और इम्पोजिल एडमिनिस्टर आफ्टर मील, ये मील के बाद हम देते हैं तो ये फास्फेट के साथ बाइंड हो जाते हैं और हाइपोफास्फेटीमिया यानी जो हाइपर फास्फेटीमिया वाले कंडीशन होते हैं उसमें फास्फेट की मकदार को ये कम करते हैं। अब अगर मसला पैराथायराइड हार्मोन के अंदर है तो हम एक इंजेक्शन आते नेटपारा के नाम से, हम वो पेशेंट को दे देते हैं और वो पीटीएच हार्मोन का काम कर रहा होता है, यानी पैराथायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी होती है। तब हमने मॉनिटर करना होता है कैल्शियम के लेवल को कि वो इंक्रीज़ ना हो जाए। इसके अलावा जीआई इशू, नोजिया एंड वॉमिटिंग और पैरास्थेसिया के लिए हमने पेशेंट को वॉच करना हो। These are the reference of the lecture. Thank you for watching this video. For more video, please visit Nursing Lecture with Imtiaz.